हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हाँ, किसके बारे में बताने जा रहा हूं? बंगाल के बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में। बंगाल, ठीक है। बंगाल का जो प्रथम नवाब था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खान। क्या नाम था उसका? बंगाल का जो प्रथम नवाब था उसका नाम था मुर्शीद कुली खान, उसका नाम था। चलिए आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, बंगाल कहां पे था। आइए देखते हैं। ये क्या हो गया? ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। बंगाल प्रांत उस समय, ठीक, जो बांग्लादेश है उसे भी बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया था, बिहार को भी, ठीक है। जैसे ये पूरा क्या क्षेत्र आता था? ये पूरा बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। और उड़ीसा कहां पे पड़ता है? उड़ीसा ये यहां पे पड़ता है। और बाद में बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल के क्षेत्र में ले लिया गया था। बिहार और उड़ीसा। अलीवर्दी खान के समय में, नवाब अलीवर्दी खान के समय में, अलीवर्दी खान के समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता था? बंगाल बोला जाता था। ठीक, तो समझ गए। नीचे क्या पड़ता है? ये नीचे जो है ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक। यूरोप तो यहां पड़ता है, यूरोप यहां, यहीं से होते हुए हिंद महासागर होते हुए यूरोपियों ने कहां पे दावा बोला था? बंगाल में बोला था, ठीक। तो बंगाल जो है वो भारत के प्रांतों में से एक उपजाऊ क्षेत्र था। क्या? भारत के प्रांतों में सबसे समृद्ध और सबसे उपजाऊ क्षेत्र किसे माना जाता था? बंगाल को माना जाता था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां पे खोली थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी शाह सूजा की अनुमति लेकर के, कब? 1651 में। कब? 1651 में प्रथम कोठी अंग्रेजों ने बंगाल में खोली थी। बंगाल में खोली थी किसकी अनुमति से? शाह सूजा की अनुमति से। शाह सूजा की अनुमति से। शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी बंगाल में 1651 में खोली थी, ठीक। औरंगजेब 1707 तक शासक था, लेकिन जब औरंगजेब शासक था तो उस समय मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। क्या बनाया था? औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया था। किसने बनाया था इसको बंगाल का दीवान? औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने इसको मुर्शीद कुली खान को 1700 में बंगाल का दीवान बनाया गया था। दीवान किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब ने किसको? मुर्शीद कुली खान को सिर्फ बंगाल का दीवान बनाया था। लेकिन 1717 में, कब? 1717 में, कब? 1717 में इसी को क्या बना दिया गया था? बंगाल का मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था। क्या? सूबेदार।
बंगाल का सूबेदार 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया गया था। अब हम बात करेंगे मुर्शीद कुली खान का कार्यकाल कब से कब तक था। कब से 1700 से लेकर के 1717 से लेकर के 27 तक, ठीक 1717 से लेकर के 1727 तक मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था या बंगाल का नवाब बनाया गया था। चलिए अब हम बात करेंगे सीधा सीधा मुर्शीद कुली खान के बारे में। चलिए देखते हैं। मुर्शीद कुली खान को मुगल सम्राट फर्रुखसियर, कौन? फर्रुखसियर ने इसको क्या बनाया था? भाई मुगल सम्राट कौन था? फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार किसने बनाया था? तो फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था। लेकिन 1719 में, कब? 1719 पहले इसको ये सिर्फ बंगाल का नवाब, बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। लेकिन 1719 में मुर्शीद कुली खान को कहाँ की जिम्मेदारी और इसमें शामिल कर दिया गया था? उड़ीसा की भी जिम्मेदारी बंगाल के अंतर्गत ला करके मुर्शीद कुली खान को यहाँ की भी जिम्मेदारी इनको सौंप दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मुर्शीद कुली खान को उड़ीसा की सूबेदारी कब बंगाल की सूबेदारी में सम्मिलित किया गया था? तो 1719 में उड़ीसा की भी जिम्मेदारी बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक। लेकिन इसी समय मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों को कुछ ज्यादा छूट दे रखी थी। ठीक। जिसकी वजह से औरंगजेब का जो पोता था, जिसका नाम था अजीमुस्सान, क्या नाम था? अजीमुस्सान। ये कौन था? ये औरंगजेब का पोता था। ठीक, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। औरंगजेब का पोता कौन था? अजीमुस्सान था। ठीक, अजीमुस्सान और मुर्शीद कुली खान के बीच में एक टकराव पैदा हो गया। किस बात को लेकर के? क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा छूट दे रखी थी। इसीलिए अजीमुस्सान और मुर्शीद कुली खान के बीच में एक टकराव पैदा हो गया, जिसकी वजह से मुर्शीद कुली खान ने क्या किया कि गुस्से में आकर के, तैश में आकर के अपनी राजधानी जो है वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर लिया। कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित कर ली? इन्होंने, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली, क्योंकि औरंगजेब के पोते अजीमुस्सान और मुर्शीद कुली खान के बीच में विवाद होने से। ठीक है, समझ गए? मुर्शीद कुली खान जो था एक स्वतंत्र शासक की तरह बर्ताव करने लगा था और समय समय पर मुर्शीद कुली खान जो था ये मुगल दरबार को कर भेजता रहता था, मुगल दरबार को राजस्व भेजता रहता था। लेकिन बंगाल के अंतर्गत, बंगाल के क्षेत्र में स्वतंत्र शासन सत्ता चला रहा था। यहाँ की जनता भी पूरी तरीके से सुखी थी। मुर्शीद कुली खान ने क्या किया कि यहाँ पे अत्यधिक उपज के लिए, ठीक, भूमि सुधार मुर्शीद कुली खान ने किया। इन्होंने यहाँ की भूमि सुधार, राजस्व प्रणाली भूमि सुधार के अंतर्गत इन्होंने एक सुधार किया, जिसको हम इजारेदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। भूमि सुधार
क्या किया? इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने भूमि सुधार के बंगाल में भूमि सुधार किया और यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था को हटा करके ठेकेदारी व्यवस्था पर यहाँ की जमीन को ठेकेदारी पर दे दिया। जब ठेकेदारी पर यहाँ की जमीन को दे दिया, अच्छा मुर्शीद कुली खान एक चीज और जानता था कि किसानों का फसल के उसमें नुकसान होता है, तो मुर्शीद कुली खान ने यह कहा कि जिसे भी खेती करनी है, अच्छी खेती करनी है और उसके पास खेती करने के लिए धन नहीं है, तो आइए हमारे पास, हम उसको तकावी ऋण देते हैं। क्या बोला? तकावी ऋण। ठीक, तकावी ऋण। तकावी ऋण का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र के किसानों को अग्रिम मतलब खेती करने से पहले कुछ धन दिया जाता था और उस धन से वहां के किसान खेती करते थे, उसी को तकावी ऋण के नाम से जानते थे। अब मुर्शीद कुली खान के समय में जमींदारों को तो फायदा होना बंद हो गया, तो जमींदारों को जो फायदा होना बंद हो गया, तो मुर्शीद कुली खान के समय में ही 3 बार जमींदारों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। पहला विद्रोह कब हुआ? जमींदारी विद्रोह। ठीक, किसके समय में जमींदारी विद्रोह हुआ था? पहला विद्रोह किसने किया था? मुर्शीद कुली खान के समय में बंगाल में पहला विद्रोह सीताराम और उदय नारायण। कौन, क्या नाम था? उदय नारायण। इन्होंने मुर्शीद कुली खान के समय में बंगाल में जमींदारी प्रथा का जमींदारी विद्रोह, जमींदार थे ये, इन्होंने विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने अपने क्षेत्र को इजारेदारी प्रथा मतलब ठेकेदारी प्रथा पर वहां के भू राजस्व को निर्धारित कर दिया था और जमींदारों को लाभ होना बंद हो गया था। इसीलिए सीताराम और उदय नारायण ने बंगाल में मुर्शीद कुली खान के समय में विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह कब किसने किया था? दूसरा विद्रोह जो मुर्शीद कुली खान के समय में सुजात खान ने किया था। क्या नाम था? सुजात खान ने दूसरा विद्रोह किया था। और तीसरा विद्रोह जो है मुर्शीद कुली खान के समय में किसने किया था? नजात खान ने किया था। क्या नाम था? नजात खान। ठीक, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि किस बंगाल के नवाब के समय में जमींदारों ने विद्रोह किया था? तो मुर्शीद कुली खान के समय में सीताराम और उदय नारायण, सुजात खान और नजात खान, इन तीनों जमींदारों ने समय समय पर विद्रोह किया था। ठीक है, समझ गए? मुर्शीद कुली खान का दामाद अगला सुजाउद्दीन बंगाल का कार्यभार संभालता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला नवाब बंगाल का कौन बना? सुजाउद्दीन। क्या नाम है? सुजाउद्दीन। ठीक है, पहला नवाब तो ये हो गया। दूसरा नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सुजाउद्दीन का कार्यकाल कब से कब तक था। 1727 तक इनका था और 39 तक सुजाउद्दीन का कार्यकाल था। चलिए आइए सुजाउद्दीन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मुर्शीद कुली खान का दामाद था कौन? सुजाउद्दीन। ठीक है, मुर्शीद कुली खान जब बंगाल के नवाब थे, जब बंगाल के सूबेदार थे, तो सुजाउद्दीन को मुर्शीद कुली खान ने उड़ीसा का उप गवर्नर बना दिया था कि आइए भाई आप भी कुछ प्रशासनिक के क्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां उठाइए।
लेकिन जब अचानक 1727 में मुर्शीद कुली खान की जब मृत्यु हो गई तो शुजाउद्दीन को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन 1733 में, कब की बात कर रहा हूं, 1733 में बिहार, बिहार यहां पड़ता है ना, हमने बताया था ना 1733 को भी बिहार को बंगाल के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इसके पहले बिहार एक अलग प्रांत था, ठीक। लेकिन अब इसी के अंतर्गत यहां की जिम्मेदारी क्या हो गई, बंगाल के अंतर्गत सौंप दिया गया, ठीक। कब सौंपा गया, 1733 में बिहार की भी जिम्मेदारी सौंप दिया गया। और यहां की जिम्मेदारी जो है ना उठाया वो अली वर्दी खान ने। क्या नाम था, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, ठीक। अली वर्दी खान को जब शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना तो अली वर्दी खान को यहां का नाइब सूबेदार बनाया गया। क्या, नाइब सूबेदार। नायब सूबेदार किसको बनाया गया, अली वर्दी खान को, ठीक। क्योंकि क्षेत्र बड़ा था और क्षेत्र बड़े होने की वजह से अली वर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार क्या हुआ, बना दिया गया। इसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, अली वर्दी खान की सहायता के लिए यहां पे कुछ जमींदारों को भी इसके साथ नियुक्त किया गया। जैसे फतेह चंद्र को, फतेह चंद्र जगत सेठ, ठीक, फतेह चंद्र हो गए, ठीक। फतेह चंद्र जगत सेठ, फतेह चंद्र जगत सेठ, अमल चंद्र, ठीक, अमल चंद हो गए, फतेह चंद हो गए, ठीक। और एक हाजी अहमद खान, क्या नाम था, हाजी अहमद, हाजी अहमद खान। इन सभी को अली वर्दी खान की सहायता करने के लिए इन सब की नियुक्ति किया गया। कहां पे, बिहार में। क्योंकि बिहार प्रांत को भी बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत जब सम्मिलित किया गया तो यहां की जिम्मेदारी भी अली वर्दी खान को नायब सूबेदार बनाकर, ठीक है। इन सबको बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान की मदद करने के लिए फतेह चंद जगत सेठ, अमल चंद्र और हाजी अहमद की नियुक्ति किया गया। अगले जो बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं उनका नाम था सरफराज खान। क्या नाम था, सरफराज खान, ठीक है। तीसरे नवाब के तौर पर सरफराज खान को बनाया गया। सरफराज खान का कार्यकाल 39 से 40 तक था। क्या, 1739 से 40 तक सरफराज खान का कार्यकाल था। सरफराज खान जब बंगाल का नवाब बना ना तब ये एक अयोग्य नवाब के तौर पर गद्दी पर बैठा था। इसी के समय में देखो, जब किसी भी क्षेत्र की जो कड़ी जब कमजोर होती है तो उसके अन्य प्रांत में विद्रोह होना निश्चित हो जाता है। तो जब सरफराज खान एक अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ तो बिहार का जो बनाया गया था नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया, अली वर्दी खान ने सरफराज खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद यहीं पे एक गिरिया नामक स्थान पड़ता है। क्या, गिरिया, गिरिया नामक स्थान पर 1740 में, कब, 1740 में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित करके मार डाला। और मार डालने के बाद अगला जो बंगाल का नवाब बना उसका नाम है अली वर्दी खान। क्या नाम है, अली वर्दी खान। चौथा नवाब क्या नाम है, अली वर्दी खान। ठीक, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक, इसका कार्यकाल 1740 से 1756 तक था। कब से,
1740 से 56 तक इसका कार्यकाल था। चलिए, अलीवर्दी खान जो एक योग्य नवाब सिद्ध होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अलीवर्दी खान के समय में देखो, जब ये नवाब बना तो इसके अंतर्गत बंगाल भी आ गया, बिहार भी आ गया और उड़ीसा भी आ गया। ये तीनों क्षेत्र सम्मिलित होकर के यहाँ का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खान बना। अलीवर्दी खान कोई मुगल शासक द्वारा बनाया गया नवाब तो था नहीं, क्योंकि इसने अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या करके नवाब बना था। तो अलीवर्दी ने अपने सत्ता को मान्यता प्राप्त कराने के लिए इसने उस समय शासक जो थे, जिसका नाम था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को, ठीक, मुगल शासक कौन था? मुगल शासक क्या नाम था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, ठीक, और बहुत सारा धन घूस दे करके अपने पद की मान्यता मुगल शासक से प्राप्त करवा लिया। उसके बाद अलीवर्दी खान ने मुगल शासक को कभी भी बंगाल का राजस्व नहीं भेजा था। लेकिन जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना तो इसे मराठे बहुत परेशान करने लगे। ठीक, मराठा सरदार रघु जी इसे बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को 1751 में बहुत परेशान किया। अलीवर्दी खान ने मराठों से क्या किया कि एक संधि कर ली, और संधि के तहत उन्होंने ये कहा कि भैया आप बार बार हमारे प्रांतों पर आक्रमण मत करिए, हम जो ये उड़ीसा क्षेत्र आता है ना, हम इसको आपको सौंप देते हैं। कौन सा क्षेत्र? उड़ीसा क्षेत्र। और आपको पर सालाना, और हम क्या देंगे आपको? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए प्लस उड़ीसा का क्षेत्र जो है हम आपको सौंप देते हैं, लेकिन बार बार हमारे प्रांत पर आप आक्रमण मत करिए। हम चौथ के तौर पे उड़ीसा क्षेत्र का राजस्व और 12 लाख रुपए पर वार्षिक के तौर पर हम चौथ के तौर पर आपको सालाना देते रहेंगे। अलीवर्दी खान और अंग्रेजों के बीच में, यूरोपियों के बीच में बहुत अच्छे तालमेल थे, बहुत अच्छे संबंध थे। अलीवर्दी खान का संबंध अंग्रेजों से बहुत अच्छा था। अक्सर अलीवर्दी खान अंग्रेजों के बारे में कहा भी करता था कि अगर इन्हें ना छेड़ा जाए, किसको? यूरोपियों को। अगर यूरोपियों को ना छेड़ा गया तो ये हमें शहद देंगी, लेकिन अगर हमें यूरोपियों को हमने छेड़ा तो यूरोपी क्या करेंगे? हमें काट काट कर मार डालेंगे। ये स्टेटमेंट अलीवर्दी खान का था। ठीक, लेकिन अलीवर्दी खान ने अपने क्षेत्र में यूरोपियों को किलेबंदी करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि अलीवर्दी खान जानता था कि आज ये किले बनाएंगे, कल वहां पे सामान रखेंगे और कल ये उल्टा हमारे ऊपर हम ही लोगों से ये आक्रमण करेंगे, हम ही लोगों से ये युद्ध करेंगे। अच्छे संबंध होने के बावजूद भी अलीवर्दी खान ने कभी भी अंग्रेजों को किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। ठीक, अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे। क्या? अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे, इसकी सिर्फ 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे, इसके खाली 3 पुत्रियां थी। तीनों पुत्री जो हैं वो शासकों की ब्याही थी। पहली पुत्री ढाका में ब्याही थी। क्या? ढाका में ब्याही थी। दूसरी पुत्री कहां ब्याही थी? दूसरी पुत्री पूर्णिया में ब्याही थी। कहां पे?
पूर्णिया में, ये भी बंगाल में ही पड़ता है। और तीसरी पुत्री कहाँ ब्याही थी? तीसरी पुत्री पटना में ब्याही थी, पटना के शासक, तीसरी पुत्री पटना के शासक को ब्याही थी। लेकिन जो तीसरी पुत्री का जो पुत्र था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, क्योंकि इसके अलीवर्दी खान के शासक सत्ता के समय में इसके तीनों दामादों की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए जो इसकी छोटी पुत्री थी जो पटना में ब्याही थी, उसका जो पुत्र था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ही को ही अलीवर्दी खान ने अपना अगला शासक, अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था। ठीक है, ये तो थे बंगाल के कुछ प्रमुख नवाबों के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद अगले नवाब सिराजुद्दौला के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए, कुछ पॉइंट है, इसको तुरंत नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कुछ पॉइंट है उनको हम नोट कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में काफी पॉइंट पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? बंगाल। ठीक, बंगाल के बारे में। चलिए, पहला पॉइंट हमारा ये है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कोठी अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कोठी 1651 में। कब अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कोठी कब स्थापित किया था? 1651 में, 1651 में। ठीक है, किसकी अनुमति से? शाह शुजा की अनुमति, शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। इसकी अनुमति से अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कोठी बनाई थी। शाह शुजा की अनुमति से बंगाल में प्रथम कोठी बनाई गई थी। अगला पॉइंट क्या है? 1701 में मुर्शीद कुली खान को मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था।
नियुक्त किया था। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगला पॉइंट क्या है कि औरंगजेब के पोते अजीमुद्दीन औरंगजेब के पोते अजीमुद्दीन से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने कर लिया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि मुर्शीद कुली खान ने एक भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। मुर्शीद कुली खान का दामाद मुर्शीद कुली खान का दामाद सुजाउद्दीन अगला नवाब बना। इसने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था। चलिए ये एक पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक है, सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खान अगला नवाब बना।
अगला नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान बंगाल का अगला नवाब बना था। ठीक है, चलिए आइए एक पॉइंट और लिख लीजिए। सरफराज खान ने सरफराज खान ने आलम उद दौला हैदर जंग आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? अलीवर्दी खान ने अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी और बंगाल का अगला नवाब बना। ठीक है, अलीवर्दी खान के अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में अक्सर कहा करता था अगर इनको ना छेड़ा जाए तो ये सह देंगी। लेकिन इनको छेड़ा गया तो ये काट कर मार डालेंगे। ठीक, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने की अनुमति कभी नहीं दी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए
नवाब के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।